कौन है ऐसा जो हेमंत सोरेन जो दलालों का सरदार हो उसको पटक पाएगा? तो बस बंटी बबली की सरकार है। तो ये सवाल आपके लिए थोड़ा असहज हो सकता है कि एक तरफ गमलियाल हेम्ब्रम की पार्टी ये सवाल उठाती है धर्मांतरण का, दूसरी तरफ उन्हीं के घर में उनकी बहन की शादी एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले युवक से हुई है। मरियम हेम्ब्रम से मरियम बीवी बनी। मैं बाल्यावस्था में था, हमारे घर में भी एक बहन चली गई। नमस्ते और स्वागत। हमारे साथ हैं झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ताल ठोकने वाले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गमलियाल हेम्ब्रम। इस वक्त हम यहाँ पर उनकी विधानसभा जो क्षेत्र है साहिबगंज की बरहेट सीट यहाँ पर मौजूद हैं। आपका ललन टॉप पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, ललन टॉप के सभी मेरे युवा साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी ओर से, सी दुकानों की ओर से हुल जोहार। आज प्रचार चल रहा था, आपका प्रचार का आज आखिरी दिन है। पहला सवाल हमारा ये है कि आपका नाम इस समय सुर्खियों में है क्योंकि आप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बरहेट विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लड़ रहे हैं। गमलियाल हेम्ब्रम को किस आधार पर और कितनी उम्मीद है कि वो यहाँ पर एक जायंट किलर साबित होंगे और मुख्यमंत्री को शिकस्त देंगे? उम्मीद मुझे नहीं, बरहेट विधानसभा के 277 बूथों की जनता, यहाँ की आवाम को है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनेगी और सर्वांगीण विकास होगा। यहाँ के 35 साल के कार्यकाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिक्षा मंत्री जैसे कार्यकाल का भी निर्वहन किया, स्वास्थ्य मंत्री जैसे कार्यकाल का भी निर्वहन किया, और अभी जो हम लोग देख ही रहे हैं, जो इस बार 5 साल इंडिया गठबंधन के माध्यम से जो इन्होंने 5 साल का मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यकाल का निर्वहन किया, और इसमें 5 साल पूर्व इन्होंने जो चुनावी मैनिफेस्टो में यहाँ के झारखंड के लोगों को ठगा है और बरहेट विधानसभा की जनता को इन्होंने छला है। आज बिजली यहाँ के लोगों तक आज़ादी के पश्चात नहीं दे पाया, आज पेयजल नहीं दे पाया, आज सड़क नहीं दे पाया। तो इसीलिए मुझे विश्वास नहीं, बरहेट विधानसभा की जनता को पूर्ण विश्वास है कि इस बार इस झूठी सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को भगाना है और कमल खिलाना है। आज यहाँ पर 18 तारीख है और कैंपेन का आज आखिरी दिन है। आपका भी बड़ा व्यस्त शेड्यूल था, उसके बीच में से आपने समय निकाला। प्रचार के दौरान बरहेट में वो कौन सी 2 या 3 चीज़ें हैं, 2 या 3 मुद्दे हैं जिसको आप सबसे ज़्यादा प्रमुखता से उठा रहे हैं? हम भी अलग अलग गाँवों में गए आपके विधानसभा क्षेत्र में, हमें भी लोगों ने कुछ बताया। तो आप वो कौन सी बातें हैं जो लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जो बातें आपको लगता है कि हेमंत सोरेन ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया, कमी छोड़ दी? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर दलाली है। सभी चीज़ों में दलाल लोगों के माध्यम से ही जन कल्याणकारी योजनाओं का निर्वहन होता है। सबसे बड़े मुद्दे दलाली है और दूसरा शिक्षा को मैं मानता हूँ। ठीक है। इसके अलावा भी हम गए थे अलग अलग गाँवों में, तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि बरहेट विधानसभा के तमाम गांवों में लोगों ने पानी का भी मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और वो यहाँ पर भी एक बड़ा मुद्दा है। आप यहाँ से मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक झूठा प्रचार कर रही है कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों से तमाम बाहरी लोग राज्य में दाखिल हो रहे हैं, ज़मीनों पर कथित तौर पर कब्जा कर रहे हैं और डेमोग्राफी से छेड़छाड़ कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उनके आरोपों में दम है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि ये झूठा प्रचार है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप चूंकि सीमावर्ती ज़िले में ही है, ये साहिबगंज ज़िला लगता है, आपने कौन सा ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करा जिसके आधार पर आप और आपकी पार्टी ये आरोप लगा रहे हैं? हमारी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो मसलन बहुत गंभीर मामला है और इस मामले के लिए मैंने पूर्व में भी अपना स्टेटमेंट दे चुका हूँ कि इस मामले से संबंधित पूरे भारत के जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथी हो, चाहे एनडीए के साथी हो, सभी लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय बिंदु पर एकजुट होकर के इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है और जो ऐसे बाहरी लोग हैं इनको चिन्हित करके देश से बाहर निकालने की आवश्यकता है। क्योंकि आपके परिवार के 10 सदस्य अगर होंगे, पति पत्नी बच्चे मिला करके, और उस परिवार में उनके लिए अगर एक समय का दोपहर का भोजन बना होगा और पूरे गांव के 100 लोग अगर आ जाएंगे तो उस भोजन से लोग तृप्त नहीं हो सकते हैं, उनके लिए वो भोजन उपयुक्त नहीं हो सकता है। वही चीज़, वही उदाहरण बाहरी लोगों के, घुसपैठियों के
आने के कारण से हमारे बीच में व्याप्त हैं। तो इस चीज़ का कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के माध्यम से एक निष्कर्ष निकलना चाहिए और केंद्र राज्य को इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कुछ जो बातें आपके विपक्षियों की ओर से कही जा रही हैं उन पर आपका मत जानना चाहूँगा। पहली बात उसमें यह है कि कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ऐसा कहना है कि वो सरना धर्म पर और खतियान पर बिल लेकर आए, लेकिन दोनों बिल भारतीय जनता पार्टी के सहयोग न मिलने की वजह से दिल्ली जाकर अटके हुए हैं। इस आधार पर झामुमो का दावा है कि वो आदिवासियों की हितैषी पार्टी है, जनजातियों की हितैषी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी एक स्वांग कर रही है हितैषी होने का और उसके आधार पर झूठे मुद्दे उठा रही है। इस पर आपका क्या कहना है? आप सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, आपका मत जानना अहम है। जी बिल्कुल, आरोप लगते हैं और आरोप का जब सिद्ध नहीं होता है तो वो झूठे आरोप कहलाते हैं। तो जहाँ तक उनका कहना कि सरना धर्म कोड के बारे में उतना विस्तृत मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन अब स्थानीयता के जहाँ तक बात है तो झारखंड सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में, वादों में कहा था उन्होंने, मेरी सरकार आएगी पहली तिमाही में मैंने पहला सदन की बैठक होगी तो मैं स्थानीयता को परिभाषित करूँगा। और जो आरोप वो लगा रहे हैं केंद्र पर, तो उससे को मैं सिद्ध कर देना चाहता हूँ। हमारी बाबूलाल मरंडी भारतीय जनता पार्टी की जब झारखंड अलग राज्य बना था, उस समय जब सरकार बनी थी तो उस समय बाबूलाल जी ने डोमिसाइल लागू किया था और राजीव रंजन जी उस समय उन्होंने हाई कोर्ट किया था। और जैसे ही सरकार आती है इंडिया अलायंस की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो राजीव रंजन को महाअधिवक्ता बनाते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि स्थानीयता को बाधा कौन डाल रहा है, स्थानीयता को लागू कौन होने नहीं दे रहा है। 9 साल 11 महीना 25 दिन का यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और ये लोग आरोप लगा रहे कि 13 साल सरकार चली है। यहाँ पर मधु कोड़ा की सरकार चली, मधु कोड़ा के सरकार के कार्यकाल का भी ये ठिकरा भारतीय जनता पार्टी पर ठोक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर थोप रहे हैं। जबकि मधु कोड़ा की जब सरकार बनी थी तो विधायक दल के समन्वय समिति के अध्यक्ष शिबू सोरेन जी थे, उनके नेतृत्व में वो सरकार बनी थी। और एक बार जो हम लोग का एनडीए अलायंस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का अर्जुन मुंडा जी का सरकार चला था, वो भी 2 साल का ये लोग कार्यकाल हमारे में जोड़ रहे हैं, जो कि गठबंधन की सरकार में वो आना चाहिए। तो इस तरह से इनका जो आरोप है ये तथ्यात्मक नहीं है और ये ऐसे ही निराधार आरोप लगाते हैं। मैंने आपको बताया जिस तरह से ये प्रूफ करते हैं। तो ये चीज़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए दलालों की पार्टी है और यहाँ दलाली व्याप्त है। यहाँ उनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। आपको मैं बताऊं, 2019 में उन्होंने कहा था कि मैं 2000 रुपये प्रति गरीब परिवार को चूल्हे खर्चे के तौर पर दूंगा, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को मैं 72,000 रुपया सालाना भी दूंगा। ऐसा आवास दूंगा, मुझे मोदी आवास पसंद नहीं है। उन्होंने कहा था मैं ऐसा आवास दूंगा जिसमें पति पत्नी के सोने का कमरा अलग होगा, पिता माता के सोने का कमरा और साथ में पाकशाला। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था कि वहाँ पर उसमें शौचालय भी अटैच होगा। तो ऐसी पूरी झारखंड में आपको कहीं दिखा क्या? दिखा भी नहीं। और अब वो आवाज़ 4 साल 8 माह के पश्चात ये योजनाएं लाते हैं। चुनाव जब नज़दीक आता है तब ये योजनाएं लाते हैं। उससे पूर्व इनको आदिवासियत याद नहीं आती है, उससे पूर्व इनको आबुआ याद नहीं आती है। जब चुनाव आता है, जब ईडी इनके पीछे चली जाती है, जब ये घोटाले करते हैं और 1250 करोड़ के तो उनके जो प्रतिनिधि है जो यहाँ पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, किस हैसियत से यहाँ प्रचार कर रहे हैं। अभी 27 माह जेल में रहने के पश्चात वे बाहर आए हैं और वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। ये तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग का उल्लंघन हो रहा है। उसके लिए भी मैंने चिट्ठी लिखा है चुनाव आयोग को, लेकिन झारखंड की सरकार उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। तो उनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। आप स्थानीयता की बात करते हैं, लेकिन 277 बूथ हैं, 54 पंचायतें हैं, 4 प्रखंड है, उसमें से आपको एक प्रतिनिधि नहीं मिलता है। आप बिहार से पंकज मिश्रा को, दलाल को उठा करके यहाँ प्रतिनिधि बनाते हैं। ये उनके कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये मैं साबित कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वो पता लगाइए, अगर उसको एक मत देने का भी अधिकार है तो। यहाँ की सबसे बड़ी आबादी संताल की है, आप संताल में से एक प्रतिनिधि बना सकते हैं और अन्य लोग जो यहाँ के मतदाता हैं, मूलवासी हैं, उनमें से भी आप प्रतिनिधि बना सकते हैं। लेकिन आप
कहते कुछ और है। आप कहते हैं कि जल जंगल ज़मीन की सरकार है, मेरी स्थानीयता को मैं ये करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, लेकिन आप जो कर्म कर रहे हैं, कर्म ने कुकर्म कर रहे हैं, उससे परिभाषित है कि आप यहाँ पर जो कथनी और करनी है, ज़मीन आसमान का आपका अंतर है। जब हम साहिबगंज आ रहे थे और खासकर बरहेट विधानसभा सीट कवर करने आ रहे थे, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कुछ सवाल मिले जो लोगों ने भेजे। हम अलग अलग जगह गए, वहाँ भी आपका जिक्र हुआ कि जब आप सीएम के खिलाफ लड़ रहे कैंडिडेट से बात करिएगा तो ये सवाल करिएगा। ऐसे एक दो सवाल हैं जो हम आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल लोगों ने ये पूछा कि जब आप गमलियाल हेम्ब्रम से मिलिएगा तो उनसे पूछिएगा कि उनको टिकट मिलने में, उनका नाम घोषित करने में पार्टी ने इतनी देर क्यों की। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सिर्फ एक खाना पूर्ति के तौर पर खड़ा किया गया और हेमंत सोरेन के खिलाफ, और अगर मजबूत तैयारी थी तो पहले से नाम घोषित क्यों नहीं किया गया? हमारे भारतीय जनता पार्टी में चूँकि बहुत ही क्षमतावान, ऊर्जावान कार्यकर्ता रहते हैं और उसमें से इसी उहापोह में नाम जल्दी घोषणा नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो गुंडाराज चलता है। यहाँ जो कहते हैं वो करते नहीं, या जो कहते नहीं वो करते हैं। आप यहाँ पर अवैध खनन में देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक ट्रिप बालू, एक ट्रैक्टर 100 सेफ्टी में यहाँ पर 800 रुपया झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडे उगाही करते हैं। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए गहन अध्ययन मनन के पश्चात देखा गया कि कौन से ये होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, बहुमुखी प्रतिभा के लोग होंगे, और कौन है ऐसा जो हेमंत सोरेन जो दलालों का सरदार हो उसको पटक पाएगा। इसीलिए ठोक बजा के अंत में मुझे पाया गया कि नहीं, गमालियल जी उपयुक्त होंगे। इसीलिए पार्टी ने मुझे, केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे, दोनों नेतृत्व ने मुझ पर मुहर लगाया। और आज देखिए वो कहाँ है, वो धरातल में कहाँ है। 618 गाँवों में कितने गाँव में, 10% गाँव में भी वो नहीं है। आपको अगर पूछिएगा उनसे कि ये उनसे अगर पूछा जाए सुंदर पहाड़ी प्रखंड के 13 पंचायतों में बड़ा सिंदरी पंचायत कहाँ है, और वहाँ से हम लोग को मानिक बथान, गडियल और सबैकुंडी, सैदलेर, मदनी, साहपी, ये बस्ती के लोग किस तरह से डाकिया योजना का 3 माह का चावल बेच करके पहाड़ से अपने बीमार माता पिता को लाते हैं, साप्ताहिक बाजार में वो सौदा लेने आते हैं, ये वो बता नहीं पाएंगे आपको। पतना प्रखंड का खैरबनी, मुकुब, झुमुर, बिरज, पतड़ा, रक्सो बांध, ये गांव कहाँ है वो नहीं बता पाएंगे आपको। बरहेट का वो हाथीगढ़ कहाँ है, चुटिया, सोगले, पहाड़पुर, खिजूलकार, खेरवा गाँव का है वो नहीं बता पाएंगे आपको। भोगनाडी पंचायत में वो आते हैं और वहाँ पर सिद्धो कानू में दिखावा के लिए वो माल्यार्पण करते हैं और उनको प्रस्तावक बनाते हैं, उनको मोहरा बनाते हैं, उनके परिवारों को, छठे वंशज को। लेकिन भोगनाडी पंचायत के अंतर्गत उनको पूछेगा सहराज ढाब कहाँ है, वहाँ पर तिलेबनी कहाँ है, तो वो बता नहीं पाएंगे आपको। तो इस तरह से वो हवा में घूमने वाली सरकार है, कारपेट की सरकार है, AC की सरकार है, तो बस बंटी बबली की सरकार है। धरातल में यहाँ पर वो बता नहीं पाएंगे कि यहाँ आज कितने दर्जनों गांव के लोग, पहाड़िया बस्ती के लोग आज झरना का पानी, जहाँ मवेशी पीते हैं वहीं का पानी पीते हैं। ये चीज़ अगर आपको वक्त मिलेगा तो कल मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। हमारे बरहेट के अंतर्गत लभरी पंचायत है, और उस लभरी पंचायत में आप जरलागा टोला सिंदरी जाइएगा और उससे ऊपर चढ़ने का कोई साधन नहीं है, पगडंडी है सिर्फ। और वहाँ पर पहला आपको गाँव मिलेगा, पहाड़ के 4 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद चांदू टोला, छोटा उदाली, बड़ा उदाली, चपड़ी पहाड़, मरनी पहाड़, और वहाँ 4 से 6 किलोमीटर के लोग 3 किलोमीटर की दूरी से पेयजल अपना झरना का पानी लाते हैं। और प्रसव पीड़ा से जब महिला पीड़ित होती है तो खटिया से नीचे रगाटोला लाती हैं, और रगाटोला से यहाँ बरहेट सामुदायिक हॉस्पिटल, जहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ रेफर लेटर मिलता है। यहाँ आप हॉस्पिटल में भी थोड़ा कवरेज कीजिएगा, यहाँ पर CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड का भी व्यवस्था नहीं है। बताइए, अरबों रुपया का बिल्डिंग बनाया इन्होंने, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का व्यवस्था नहीं। टंकी में पानी तक नहीं चढ़ता है, ये दुर्दशा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य चिकित्सालय में। तो आप इसमें आकलन कर सकते हैं। 35 साल के कार्यकाल में इन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 20 साल हेमलाल को देखा, 5 साल गांधी थॉमस सोरेन को देखा, और 10 साल का कार्यकाल इन्होंने पूर्ण कर चुका है। तो आप सोचिए कितना हृदय विदारक यहाँ पर स्थिति है। हमारा आखिरी सवाल गमलियाल जी, जिनको उनके प्रशंसक प्यार से गमाल भाई बोलते हैं, तो मुझे नहीं पता ये सवाल आपके लिए थोड़ा असहज हो सकता है, लेकिन चूंकि आपके तमाम विरोधी हैं, आप CM के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए हाई प्रोफाइल कैंडिडेट भी हैं इस समय, तो हमको तमाम लोगों ने कहा कि जब आप मिलें तो ये सवाल पूछें जो थोड़ा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है।
आपके विरोधी ये कहते हैं कि एक तरफ गमलियाल हेम्ब्रम की पार्टी ये सवाल उठाती है धर्मांतरण का और तमाम सवाल उठाती है रोटी माटी बेटी की रक्षा के, दूसरी तरफ उन्हीं के घर में उनकी बहन की शादी एक मुस्लिम समुदाय से आने वाले युवक से हुई है, काफ़ी समय हो गया उसमें, और वो उन्होंने मरियम हेम्ब्रम से मरियम बीवी बनी, जिसका वोटर आईडी का प्रूफ भी हमारे पास है। तो जो लोगों ने कहा कि जब आप उनसे मिलें तो उनसे पूछें कि उनकी पार्टी जो आरोप लगाती है क्या उसी आरोप के दायरे में गमलियाल हेम्ब्रम की बहन और बहनोई भी आते हैं। हमारी जब उम्र बहुत बाल्यावस्था में थे तो हमारे यहाँ भी मैं इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि मैं बाल्यावस्था में था। उस अवस्था में हमारे घर में भी एक बहन चली गई। तो यहाँ पर औसतन आप देखेंगे कि ये शादियाँ लोग कर रहे हैं, यहाँ पर एक प्रचलन हो गया है। और ये प्रचलन को रोकने के लिए, रोकथाम के लिए कोई आप देख सकते हैं, ये हमारे घर की बात नहीं है, हमारे प्रत्येक संताल और पहाड़िया घर की बात है। प्रत्यक्ष रूप से आपको बहुत औसतन आपको लगभग दिख ही जाएंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको मैं अगर सच्चाई बताऊं तो प्रति घर में क्या, प्रति व्यक्ति का जो पत्नी भी है ना, उससे रेक्टेंगल है। ये दशा है, ये दुर्दशा है। तो ये हेमंत सोरेन जी को सोचना चाहिए। हम सच्चाई को स्वीकार करने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। मेरी बाल्यावस्था जब मैं संघर्ष किया, बड़ा हुआ, तो मेरा नाम टैग होने लगा। वो तो स्वाभाविक है, लोग कहेंगे कि आपके घर से भी गए हैं, लेकिन उसमें तो हमारी कोई सहभागिता है नहीं। हम जब बचपना, हम वो बड़ी थी, अभी हमको लगता है 50-60 साल का, हाँ 55-60 साल के होगी, तो हमारा अभी 33 साल उम्र हो रहा है। तो उससे अंदाज़ा लगा लीजिए, मैं जब जन्म हुआ था तब वो चली गए। तो और हमारे क्षेत्र में जो पहाड़ी या बंधु हैं, हमारे संथाल बंधु हैं, सभी के घर में ये कुव्यवस्था, कुप्रथा अभी प्रचलन में है। तो इसके लिए तो हम शर्मिंदा है, हम लोग गर्वान्वित महसूस नहीं करते हैं कि एक संताल, एक पहाड़िया की पत्नी, उसकी बहन, उसमें अभी ये शादियां कर के अपना आराम से रह रहे हैं। और आज प्रत्येक घर में यहाँ मजदूरी करने वाले लोग हैं, इलिटरेट हैं लोग, माने अक्षम है, सक्षम नहीं है, शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है। और उनको अगर यहाँ पर से कलकत्ता भी मजदूरी करने जाना होता है ना, तो यहाँ 20 की संख्या में टोली बनती है, 50 की संख्या में टोली बनती है, और यहाँ सक्रियता से उस टोली का नेतृत्व करता मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं अधिकतर। और वो लोग ले करके जाते हैं, उनको मवेशियों की तरह वहाँ भर भर के ले जाते हैं। तो उसी में उनके घर का जो एक एक चीज़ का व्यवसाय से संबंधित सारा नेतृत्व वही लोग करते हैं। एक वृक्ष का अगर हमको ये करना है, सेल आउट करना है, एक मुर्गा हमको बेचना है, एक बकरी हमको बेचना है, एक ज़मीन हमको बेचना है, तो वो घर घर में इस चीज़ के लिए वो घुसे हुए हैं। उससे आप सक ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप का दोष है। शिबू सोरेन आप गुरुजी कहलाए। 1991-92 में आपने झारखंड आंदोलन को बेचा आपके 2 साथियों के साथ, उसके आप अभियुक्त बने। आप हेमंत सोरेन हितैषी बन करके नेता प्रतिपक्ष रहे, गठबंधन में सरकार बनाया, आप 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे। लेकिन आज भी एक माताएं आज फुटबॉल के मैदान में, आज चौराहों में, सड़क के चौराहों में और साप्ताहिक हाट बाजार में एक दूध पिलाती महिलाएं, सैकड़ों दूध पिलाती, दर्जनों दूध पिलाती हुई महिलाएं ताड़ी, महुआ और हड़ियाँ बेचती हुई नज़र आती हैं। आप मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, लेकिन उस कल्चर को समाप्त कर देते। कौन ऐसा मर्द है जो अपना पत्नी को ताड़ी बेचते हुए, हड़ियाँ बेचते हुए, महुआ बेचते हुए गर्व महसूस करेगा? हो सकता है क्या? तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए यहाँ क्या स्थिति है, क्या दयनीय स्थिति है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। अगर सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये है तो यही है। और इससे हमारी जो जनसंख्या है वो विलुप्तता के कगार के और अभी अग्रसरित है। आपको मैं बता दूं, अगर आप बरहेट संथाली की बात करिएगा, सनमनी की बात करिएगा, तो इन सब गाँव में अभी कई ऐसे दर्जनों गांव है, अगर आप गिनिएगा तो संताल के वहाँ पर कल्चर भी ख़त्म हो चुके हैं। हमारा जो सोहराय है, सकरात है, मामोड़े है, जमथाड़ है, मांझी थान है, जाहिर थान है, काली थान है, ये सारे भी ख़त्म हो चुके हैं। तो उससे शर्मिंदा होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रति घर में ये प्रचलन चला हुआ है, तो उसके लिए सरकार भी कुछ नहीं कर सकेगी। ये तो जन जागरूकता अगर आए, यहाँ पर 100% लोग, इस जन जागरूकता कहाँ से आएगी? विवेक आएगा तब ना जन जागरूकता आएगी। तो यहाँ इसलिए मैंने शुरुआती प्रश्नों का जवाब देते हुए आपको कहा कि शिक्षा से विवेक आता है। आज मैं आपके समक्ष 2 प्रश्न
तरीक कर पा रहा हूँ तो वो शिक्षा का शक्ति है। इस चीज़ को तो आप स्वीकार करते हैं। बिल्कुल, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी जी, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और शिक्षा के नाम पे क्या हो रहा है, यहाँ खाना पूर्ति हो रहा है। आपको पोशाक, पाककर्मी का पैसा, स्टाइपेंड का पैसा, आपको मुफ्त पुस्तक, मुफ्त बैग, मुफ्त जूता मोजा, मुफ्त साइकिल, ये सारी चीज़ें तो आपको मुहैया कराई जा रही हैं ससमय, लेकिन आपको शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। 8वीं कक्षा के बच्चों का अगर आप यहाँ पर साक्षात्कार लेंगे तो वो बच्चे आपको पूरी साक्षात्कार अपने माता पिता के नाम, गांव के नाम, पंचायत ब्लॉक का नाम नहीं बता पाएंगे। तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये खाना पूर्ति है कि नहीं? तो इस चीज़ पर देखिए, सभी लोगों को इस चीज़ को उजागर करने की आवश्यकता है। और इस पर काम अगर हो गहनता से, क्रांतिकारी युद्ध स्तर पर काम हो, तो ये आज रोका जा सकता है। अन्यथा बहुत देर हो चुकी है। हमारी विलुप्तता के कगार के दहलीज में हम खड़े हैं। 1 कदम 2 कदम और लांघना है और हमारा किस्सा ख़त्म है। ये बड़े मुद्दे भारतीय जनता पार्टी अपने मंच से उठाती है, बड़े आरोप भी लगाती है। और इसीलिए जब आपका हम इंटरव्यू करने आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि आप उनसे ये भी पूछें कि भाई अगर वो अब होते और जब अगर वो बड़े हो गए होते, उनके घर में विवाह हो रहा होता, तो क्या वो उस विवाह पर तब उनका क्या मत होता। और इसीलिए हमने वो सवाल आपके सामने रखा। जी बिल्कुल, अभी कोई भी जाति धर्म समुदाय के लोगों का सम्मान है। अगर हम किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं तो अनुच्छेद 16 का हम उल्लंघन कर रहे हैं। 395 अनुच्छेदों में जो लोक कार्यपालिका, विधायिक न्यायपालिका के अंतर्गत से यहाँ पर आपको धर्मनिरपेक्ष देश है। आप किसी भी धर्म को अगर स्वीकार करते हैं तो उसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सूचना देना है। तो आप यहाँ पर अगर संताल में से क्रिश्चियन लोग भी कोई भी कहीं भी जा सकते हैं तो उसके लिए प्रावधान है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सूचना दे करके आपको कोई भी उसमें बाधित नहीं कर सकता है। लेकिन हम ऐसे चीज़ों को एक उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे, अगर हमारा कोई जन्मदाता पिता है, हमारा कोई जन्मदाता पिता है, उसको हम पिता का दर्जा तो देते हैं लेकिन उनको हम रोज़ लात जूता से मारते हैं। और अन्य का जो पिता है, अन्य जो पिता तुल्य है, पिता के समान है, उसका हम चरण स्पर्श करते हुए, चरण चुंबन करते हुए उसको हम दिन भर, दिन में सुबह दोपहर शाम पिता पिता कह करके उनको संबोधन करते हैं, सम्मान देते हैं। तो आपके पिता को आपने लात जूता से स्वागत किया और दूसरे के पिता को पिता के दर्जा दिया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है मेरे ख्याल से। तो हमारा जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो हमारा जननी जो है, हम नाग संस्कृति के लोग हैं और नाग प्रकृति पूजक हैं। तो हम उस चीज़ को अगर परे हट करके दूसरा चीज़ को स्वीकार करते हैं तो अपने पिता को तिरस्कृत करने के समान है ये मेरे ख्याल से। तो इन सब चीज़ों को अभी समय है, सामाजिक संगठन के माध्यम से अध्ययन मनन करके इन सब चीज़ों को सुधारा जा सकता है। अन्यथा आज जिस तरह से मिस्र की सभ्यता ख़त्म हो गई, सूडान की सभ्यता ख़त्म हो गई, भारत की सभ्यता संस्कृति आज इतनी प्रगाढ़ है और इतने आक्रांताओं ने भारत में आक्रमण किए और उन आक्रांताओं ने भारत की संस्कृति सभ्यताओं को विलुप्त करने के लिए अथक प्रयास किए, लेकिन आज भी भारत की संस्कृति सभ्यता फूल फल रही है। और भारत ही नहीं, पूरे विश्व में भारत की संस्कृति सभ्यता का विश्व में डंका बज रहा है। ये थे गमलियाल हेम्ब्रम, जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ बरहेट विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। आपको अपने चुनावी कैंपेन के लिए शुभकामनाएं और लल्लन टॉप से बात करने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपकी पूरी टीम को। मेरा सौभाग्य है कि आज आपके समक्ष मैं अपनी व्यथा प्रस्तुत कर पाया और ये आप अगर आपके माध्यम से लोगों के बीच में जाएगा तो मुझे उम्मीद है इसमें क्रांति आएगी और हमारा जो संताल समाज, जिसको हम लोग रिलेमला समाज बोलते हैं, जिसको झरना के पानी के समान साफ समाज कहते हैं, उस समाज को एक पुनः स्थापित करने के लिए अपने क्षेत्र में संथाल संस्कृति सभ्यता को प्रगाढ़ व्यवस्था मिलने के लिए एक उम्मीद मिलेगी और शुरुआत होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लल्लन टॉप।